तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है जाओ वूजी को, जो कि उड़ते हुए सीधा यीचेंग सिटी में एंटर होता है और वहां पे वो एक बैटल ग्राउंड में आकर लैंड करता है, जहां पर बहुत सारे डिसाइपल पहले से ही उसका इंतजार कर रहे होते हैं। और वो जब उसे वहां पर देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उनके अंदर जोश आ जाता है और वो लोग कहते हैं कि फाइनली जाओ वूजी यहाँ पर पहुंच गया। वो लोग उसे चीयर करना शुरू कर देते हैं और उसके नारे लगाने लगते हैं। और फिर आउशियन कहता है कि यकीनन यही लड़का वो सेंट्रल रीजन का जीनियस डिसाइपल है, जिसके पास एक एंशिएंट गॉड ऑफ वार बॉडी है। इसे दूर से ही देखकर मुझे फील हो रहा है कि ये मुझसे कितना आगे होगा। मैं खुद को बहुत ही कमजोर फील कर रहा हूँ। मगर फिर जाओयुन से कहता है कि ब्रदर, तुम ये क्या बातें कर रहे हो? तुम्हें तो यहाँ पे हमारा हौसला बढ़ाना चाहिए, मगर तुम तो यहाँ पे खुद ही ढीले पड़ गए हो। मगर ये जियान कहता है कि ब्रदर, यकीन करो कि ये लड़का बहुत ही खतरनाक है, इसका पावर लेवल भी काफी अच्छा है और सुना है कि ये आज तक किसी से फाइट में नहीं हारा है सिवाय उस कमीने जाओयुन के। सुनते ही जाओयुन कहता है कि तुम होगे कमीने। ये बात सुनकर वहां पे खड़े हुए सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि ये डोगो क्यों बाई को क्या हुआ है। मगर फिर जाओयुन कहता है कि अरे, मेरा कहने का मतलब था कि वो जाओयुन कमीना है, जब वो मेरे सामने आएगा तो मैं उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। इस तरफ जाओवूजी वो जब वहां पर जाओयुन को देखता है तो वो उसे नहीं पहचान पाता, मगर उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि जैसे वो कोई जाना पहचाना बंदा है। जिस पर जाओवूजी कहता है कि इस लड़के को देखकर मेरा दिल क्यों चाह रहा है कि मैं इसकी पिटाई करूं। इतने में फिर वहां पर ये फैन आ जाता है, जो कि ये फैमिली का जीनियस डिसाइपल है। वो वहां पर जाओवूजी से कहता है कि माफ करना, मुझे थोड़ी सी देरी हो गई, चलो तो फिर शुरू करते हैं। जिस पर जाओवूजी कहता है कि चलो तो गेम शुरू करें। ये कहने के साथ ही वो फौरन से पंच मारने के लिए जाता है तो ये फैन उसका पंच रोकते हुए उसे साइड धकेल देता है और उस पर पीछे से वार करता है। मगर जाओवूजी भी काफी चालाक होता है, वो उसके अटैक को डॉज करते हुए उस पर पलट वार करता है। इसी तरह फिर वो लोग एक दूसरे पर एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे पर एक जोरदार पंच के साथ हमला करते हुए एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। मगर दोनों का पावर लेवल काफी हाई होता है और दोनों ही अपना पूरा जोर लगा रहे थे, मगर उसके बावजूद भी वो लोग एक दूसरे को पीछे नहीं धकेल पा रहे थे, क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ बिल्कुल बराबर थी। ये देखकर ये जियान कहता है कि सच में ये एंशिएंट गॉड वार बॉडी तो कमाल की है और दोनों के पास ही एक जैसी ही फाउंडेशन है। मगर फिर वहां पर जियान हुआनशिन कहता है कि हम सारे ही सोर्ड कल्टीवेटर्स हैं, इसलिए हम सब लोगों को खुद को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जरा इस डुगो क्यूब आई को ही देख लो, इसके पास किसी किस्म की कोई स्पेशल बॉडी भी नहीं है, मगर उसके बावजूद भी इसने बहुत सारे जीनियस डिसाइपल्स को हराया है। जिस पर जाओयुन कहता है कि हाँ ब्रदर, तुमने बिल्कुल सही कहा। मगर जियांग वानशिन कहता है कि वो कमीना जाओयुन भी तो काफी ताकतवर है, उसके पास भी कोई स्पेशल बॉडी जरूर होगी। ये बात सुनने के बाद आउशियान कहता है कि ब्रदर हुआनशिन, मैं आपके जितना ज्यादा नॉलेजेबल बंदा नहीं हूँ, मुझे सच में इतनी नॉलेज नहीं है। जाओयुन और ये फैन जब दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे थे तो फाइट में वो लोग एक दूसरे को पीछे धकेल देते हैं और जाओवूजी अपनी अवेकनिंग टेक्निक को यूज करते हुए वहां पर एक जायंट बॉडी को समन करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है। ये देखते ही फिर ये फैन भी अपनी पावर को यूज करते हुए वहां पर एक पोर्टल के जरिए जायंट हैंड क्रिएट करता है, जिसके बाद जाओवूजी उस हैंड के जरिए उस जायंट हैंड पर जैसे ही हमला करता है तो फिर से दोनों अटैक एक दूसरे से टकरा कर एक दूसरे को बहुत ही जोर से पुश करते हैं। और इस तरफ आउशियान कहता है कि ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये फैन के पास कोई ग्रेट इंपरर पावर है। तो फिर ये जियान बताता है कि हाँ ऐसा ही है, हमारी ये फैमिली वो ग्रेट इंपरर की फैमिली में से ही एक है। हम लोग अपनी अवेकनिंग को अपनी कल्टीवेशन के जरिए ही एक्टिवेट कर देते हैं और जो हम लोगों में से सबसे ज्यादा जीनियस होता है वो अपनी अवेकनिंग में ही अपने इनेट लेवल को अचीव कर लेता है, यानी कि उसकी अवेकनिंग के साथ ही उसके पास मैजिकल पावर्स आ जाती हैं, जो कि इनेट लेवल की होती हैं। ये देखकर जाओयुन कहता है कि अच्छा, तो ये दोनों सेम उसी पाथ को फॉलो कर रहे हैं जिस पर मैं चल रहा हूँ। पता नहीं इन दोनों के इरादे क्या हैं, कहीं ये लोग भी मेरी ही तरह ही कोई ग्रेट इंपरर तो नहीं बनने वाले। इतने में उन लोगों को ऊपर आसमान में फिर से कोई एनर्जी दिखाई देती है, जिस पर वो लोग कहते हैं कि ये तो कोई ट्राइबुलेशन फील हो रही है। यहाँ पर वो एंट और वो जायंट हैंड जब अपना पूरा जोर लगा रहे होते हैं तो अचानक से वो दोनों ही फिर एक दूसरे को वापस पीछे धकेल देते हैं और ये फैन कहता है कि ब्रदर जाओ जरा देखो, यहाँ पर कुछ अपीयर होने वाला है। तो जाओवूजी समझ जाता है कि यहाँ पर कोई ट्राइबुलेशन आने वाली है, जिस पर वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि आने दो से, मैं भी चाहता हूँ कि कोई ट्राइबुलेशन आकर मुझे हिट करे। मैं जितना ज्यादा जोर से हिट होऊंगा उतना ही मैं खुद को ग्रो कर पाऊंगा। मगर फिर यहाँ पर ये फैन उसे बताता है कि ब्रदर, ये कोई थंडर ट्राइबुलेशन नहीं है, ये एक
अर्थ बॉडी कैलेमिटी है। इस ट्राइबुलेशन के लिए हमें 6 लोगों की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर ये ट्राइबुलेशन पूरी तरह से एक्टिवेट होगी और इसे कंप्लीट करने के लिए भी हम 6 लोगों को एक साथ ही लड़ना होगा। ये जियान वहाँ पे मौजूद उन चारों लोगों को कहता है कि प्लीज आप लोग मेरे साथ आ जाइए। अगर आप लोग मेरा साथ देते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरी ये फैमिली आप लोगों को काफी अच्छे स्वॉर्ड स्किल्स देगी। मगर फिर वहाँ पर जाओ युन कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो बॉडी अपीयर होने वाली है वो क्या एम्परर लेवल की है या फिर उससे लेवल की है। तो फिर ये जियान उसे कहता है कि यहाँ पर एम्परर चेंग अपीयर होने वाले हैं। सुनकर आउशियन कहता है कि अच्छा, तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर ये फैमिली को 4 और लोगों की जरूरत है। जिस पर ये जियान कहता है कि हाँ ऐसा ही है। ये सुनते ही आउशियन हंसना शुरू कर देता है और फौरन से मैदान में चला जाता है और कहता है कि चलो, तो मैं तुम लोगों का साथ देने के लिए तैयार हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा ग्रेट एम्परर वो कितना पावरफुल है, और अगर यहाँ पे मरना ही है तो फिर यही सही। ये सुनने के बाद जियांग हुआनशिन भी चला जाता है और फिर यिफेन से कहता है कि मैं भी एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर हूँ और हम सब लोग एक साथ मिलकर ही इस चैलेंज को फेस करेंगे। जिस पर यिफेन कहता है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम लोगों की ये काइंडनेस कभी भी नहीं भूलूंगा। और फिर ये जियान जब वहां पर आता है और वो कहता है कि ब्रदर तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए जान भी कुर्बान करने को तैयार हूँ। तो फिर यिफेन उसे कहता है तुम सबसे लेट आए हो, तुम्हें तो सबसे पहले आना चाहिए था क्योंकि तुम मेरे फैमिली मेंबर हो। और फिर आउशियन कहता है कि मेरी ये ब्लड स्वॉर्ड काफी ज्यादा प्यासी है, इसे खून की जरूरत है। चलो, अब मुझसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा, इस प्रोसेस को जल्दी से कंप्लीट करो। जिस पर वो लोग कहते हैं कि टेंशन मत लो, ये प्रोसेस जल्दी कंप्लीट होने वाला है। मगर फिर वहां पर यिफेन कहता है यहाँ पर 6 लोग नहीं है, हम लोग अभी भी 5 है, हमें एक और बंदा चाहिए जिसके बाद ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। ये कहने के बाद वो जाओयुन से कहता है कि ब्रदर डोगो तुम यहाँ पर क्यों नहीं आए, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज तुम भी आ जाओ और हमारा साथ दो। मगर जाओयुन साफ साफ इनकार कर देता है। मगर जियांग हुआनशिन कहता है कि डोगो ब्रदर क्या कर रहे हो तुम, क्या तुम यहाँ पर वो अकेले बंदे बनना चाहते हो जो खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखोगे। और फिर आउशियन उससे कहता है तुम खुद को स्वॉर्ड वॉरियर कैसे कह सकते हो, तुमने अभी तक अपनी स्वॉर्ड मैनशिप का कोई जलवा ही नहीं दिखाया और ऊपर से तुम इस छोटी सी लड़ाई से डर रहे हो। मगर जाओयुन कहता है कि ये फैमिली ने हमें सिर्फ कुछ ही स्वॉर्ड स्किल्स ऑफर की है, मुझे कम से कम भी 30 स्वॉर्ड स्किल्स। सुनकर आउशियन कहता है कि ब्रदर डोगो सच में तुम तो लाजवाब हो, तुमने तो बार्गेनिंग में भी मुझे हरा दिया है। मगर यिफेन कहता है कि डोगो ब्रदर यकीन जानो कि मुझे खुद भी मालूम नहीं है कि हमारे पास कुल मिलाकर 30 स्वॉर्ड स्किल्स है भी या नहीं, और ऊपर से इतने ज्यादा स्वॉर्ड स्किल्स के मास्टर लेवल को अचीव करना होगा। मगर जाओयुन कहता है कि मुझे उसकी कोई परवाह, अगर तुम मुझे सारे के सारे स्वॉर्ड स्किल्स देने के लिए तैयार हो तो फिर मुझे ये डील एक्सेप्ट है, अगर नहीं तो फिर मैं नहीं आऊंगा। जिस पर यिफेन ना चाहते हुए भी फिर उसके साथ डील कर लेता है। जिस पर वो सब लोग हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि डोगो ब्रदर सच में सौदेबाजी में माहिर हो, यिफेन से 30 हाई लेवल की स्वॉर्ड मैनशिप्स मांगी है, जबकि हमारी इस टेरिटरी में 3000 से भी ज्यादा स्वॉर्ड स्किल्स मौजूद, मगर वो सारे के सारे लो लेवल के हैं। जिसके बाद जाओयुन उन लोगों के पास आ जाता है और उन लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो ट्राइबुलेशन जैसे ही एक्टिव होती है तो वहां से एक एनर्जी सीधा जमीन की तरफ आती है और उसके साथ वहां पर कोई बंदा अपीयर होता है जिसका नाम एम्परर चेंग था। उसे वहां पर देखते ही वो सब लोग कहते हैं कि यही एम्परर चेंग है, ये हेवन एंड अर्थ में बहुत ज्यादा पावरफुल है। इनके बारे में कहा जाता है कि इतने पावरफुल है कि ये अपने एक ही हाथ के साथ पूरे के पूरे ग्राउंड को कवर कर सकते हैं। इनके पास इनविंसिबल स्ट्रेंथ है। और इस तरफ एम्परर चेंग वो आते साथ ही उन लोगों के ऊपर बड़े बड़े आग के गोले थ्रो करना शुरू कर देता है और उन लोगों से कहता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि मैं होल्ड बैक बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और इस तरफ सबके सब लोग फिर एक साथ ही उन अटैक से बचते हुए सीधा ऊपर की तरफ जाते हैं और जाते साथ ही उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। मगर एम्परर चेंग इतना ताकतवर होता है कि वो अकेले ही बहुत ही आसानी के साथ उनके अटैक को रोकते हुए उन लोगों को मारना शुरू कर देता है। वो सब लोग बारी बारी आते हैं और उस पर वार करते हैं मगर कोई फायदा नहीं होता। एम्परर चेंग की स्पीड, स्ट्रेंथ और स्किल्स इतने लाजवाब होते हैं कि अकेले ही उन सब लोगों पर भारी पड़ने लगा था। मगर अभी भी जाओयुन वहां पर नहीं आया था। इस तरफ जाओयुन और यिफेन दोनों ही मिलकर एक साथ अपना एक कंबाइन पावरफुल अटैक करते हैं जिससे वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि एम्परर चेंग ने उन दोनों के दोनों अटैक्स को बहुत ही आसानी के साथ रोक लिया था। ये देखकर तो वो सब लोग बिल्कुल
बिल्कुल चौंक गए थे और इस तरफ एम्परर चेंग फौरन से वहां पर एक बड़ी सी फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है, जिसके साथ वो एक बहुत ही बड़ा एनर्जी पाल्म अटैक करता है जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ा था। और उसे रोकने के लिए वहां पर 4 वॉरियर्स एक साथ ही जाकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो जायंट हैंड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो उनके अटैक को आसानी के साथ रोकते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ता है, जिससे उन लोगों को एक जोर का झटका लगता है और वो वहां से नीचे जा गिरते हैं। और फिर यीफेन देखता है कि वो जायंट हैंड तो सीधा उसके ही ऊपर आ गया है। वो उस हैंड को रोकने के लिए अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे खुद से दूर हटाने की कोशिश करता है, मगर उसे पता चल जाता है कि वो इसे नहीं रोक पाएगा। वो जाओ युन से कहता है कि ब्रदर क्यू भाई फौरन से मेरी मदद करो, मगर जाओ युन अभी भी वहीं पे ही खड़ा हुआ होता है, उसकी मदद नहीं करता। जिस पर यीफेन कहता है कि क्या तुम मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो। ये कहने की ही देर थी कि वो जायंट हैंड जैसे ही नीचे गिरता है तो हम देखते हैं कि वहां पर यीफेन नीचे पड़ा हुआ होता है, मगर वो अभी भी जिंदा था और इस तरह जाओ युन ने उस हैंड को रोक लिया था। वो वहां पर अपनी क्योस पावर को यूज कर रहा था, जिसकी वजह से वो हैंड आसानी के साथ उसने होल्ड कर लिया था। उसकी पावर देखकर वो सब लोग भी सच में काफी हैरान हो गए थे। और फिर आउशियान कहता है कि सच में आज तो मुझे एक के बाद एक झटका लग रहा है, मुझे शर्मिंदगी फील होने लगी है, मैं तो ब्रदर क्यू बाइक के मुकाबले का हूं ही नहीं। और फिर हुआन जियानशिन कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्रदर क्यू बाई वो होल्ड बैक कर रहा था, उसने अपनी पूरी पावर को शो नहीं किया था। वो चाहता था कि शायद हम लोग पहले जाकर पहले अपना जोर लगा ले, ताकि बाद में वो अकेला ही एम्परर चेंग के साथ मुकाबला करे। इतना कहने के बाद जाओ युन उस जायंट हैंड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हुए पीछे हटा देता है। ये देखते ही फिर एम्परर चेंग उनके ऊपर बड़े फायर स्टोन्स थ्रो करना शुरू कर देता है, जिससे बचते हुए जाओ वूजी कहता है कि मैंने इस क्यू बाई को कहीं देखा है, आखिर ये है कौन। तो जाओ युन से कहता है कि क्या हुआ, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गए। ये कहते ही वो उसके पास जाकर उससे कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। ये कहते ही वो वहां से निकल जाता है, जिसके बाद वो फौरन से अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड निकालते ही पलक झपकते ही उस एम्परर पर एक जोरदार अटैक करते हुए उसके दूसरी तरफ निकल जाता है। उसका अटैक और उसकी स्पीड देखकर तो एम्परर भी थोड़ी देर के लिए सरप्राइज हो गया था और उसके दोस्त तो बिल्कुल हक्के बके रह गए थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि जाओ युन के पास स्काई लाइटनिंग स्वॉर्ड मौजूद है, मगर ये तो जियांग फैमिली की इनहेरिटेंस है, ये इसके पास कैसे आई। जियांग वानशिन से कहता है कि कहीं इस लड़के ने जियांग की फैमिली के साथ कोई कोलैबोरेशन तो नहीं कर लिया, मगर जियांग वानशिन कहता है इन बातों को छोड़ो, ये लड़का अकेले ही उस एम्परर को हरा देगा तो सारा क्रेडिट ये ले जाएगा, चलो हम भी चलते हैं। ये कहते ही वो सब एक साथ जाकर उस पर हमला करने के लिए जाते हैं, मगर एम्परर था वो अकेले ही उन लोगों को डील करना शुरू करता है। तो वो कुछ ही देर में उन लोगों को उनकी औकात याद दिला देता है, मगर फिर जाओ युन थंडर गॉड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और इस तरह हेवन एंड अर्थ पाल्म टेक्निक को यूज करता है, मगर इस अटैक का भी कोई फायदा नहीं होता। एम्परर फौरन से वहां से जाते ही जाओ युन पर एक बहुत ही पावरफुल पंच के साथ वार करता है, जिससे जाओ युन वहां से सीधा नीचे चला जाता है। और फिर वो यी जियान पर भी सेम वैसा ही अटैक करता है, जिसकी वजह से यी जियान भी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है, मगर जाओ वूजी वो अभी भी वहीं पे ही मौजूद होता है और वो एम्परर के साथ फाइट करने की कोशिश करता है, मगर एम्परर तो उसके अटैक को बहुत ही आसानी से होल्ड करके उस पर सेम वैसा ही अटैक कर देता है जैसा कि उसने जाओ युन पर किया था। मगर जाओ वूजी वो दोबारा से पलट कर आ जाता है और फिर से वार करने की कोशिश करता है, मगर इस मर्तबा भी एम्परर उसके अटैक को आराम से रोकते हुए उस पर दोबारा से एक और वार करता है। जब जाओ वूजी रुकने का नाम ही नहीं लेता और पलट कर दोबारा से वापस आ जाता है तो एम्परर चेंग फिर उसकी जमकर धुलाई करता है और उसे बिल्कुल मार मार कर हालत खराब कर देता है। जाओ वूजी को अपने आप को बचाने तक का भी मौका नहीं, मगर फिर इतने में जैसे ही एम्परर उस पर अपनी पूरी फोर्स यूज करते हुए उसके पेट पे एक जोरदार पंच मारता है तो उससे जाओ वूजी को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, यहाँ तक कि उसके मुंह से खून निकल आया था। मगर इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो एम्परर का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं और इतने में फिर जाओ युन को मौका मिल जाता है और वो फौरन से अपनी थंडर लाइटनिंग गॉड टेक्निक को यूज करते हुए वहां पर एक बहुत ही जोरदार थंडर लाइटनिंग स्प्लैश अटैक कर देता है। ये अटैक सीधा जाकर एम्परर को हिट करता है, जिसकी वजह से एम्परर तो इंजर्ड हो ही जाता है, मगर उसके साथ साथ जाओ वूजी को भी वो अटैक हिट कर गया था, जिसकी वजह से वो भी इंजर्ड होकर नीचे गिरने लगता है। मगर जाओ युन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे सेफली एक जगह लैंड करवाकर उसे एक बड़े से पत्थर के ऊपर लिटा देता है। और दूसरी तरफ ये फेन कह रहा होता है कि फाइनली हम लोग कामयाब हो गए और फिर उन लोगों को वहां पर कुछ गोल्डन पिल्स दिखाई देती हैं। उस एल्डर को हराने के लिए उन लोगों को रिवॉर्ड के तौर पर एक एक पिल दी गई थी, जिस पर जाओ युन फौरन से अपने
शीशे की पिल अपने पास रख लेता है और ऊपर उस एम्परर की तरफ देखता है। वो एम्परर ज़ाओ युन को ही देख रहा था। वो ज़ाओ युन से कहता है कि मे बी तुम फ्यूचर में एक एम्परर बनोगे और हो सकता है कि तुम फर्स्ट ग्रेट एम्परर बन जाओ, जिसके बाद तुम खुद टाओ पावर को विटनेस करोगे। और फिर ये फैमिली के दोनों ही वॉरियर्स वहां पे मौजूद उन चारों लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग पहली मर्तबा एक दूसरे से मिले हैं और एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं। वो लोग ज़ाओ युन से कहते हैं कि ब्रदर डुगु, क्या तुम वाकई में यहाँ पर रुकना नहीं? मगर फिर वहाँ पर ज़ाओ वूजी कहता है कि ब्रदर डुगु क्यूबाई, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? मैं एक ऐसे लड़के को जानता हूँ जिसका नाम ज़ाओ युन है और वो काफी पावरफुल भी है। मगर ज़ाओ युन कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? ये सुनकर ज़ाओ वूजी को भी झटका लगता है, मगर ज़ाओ युन कहता है कि असल में मुझे कहीं और जाना है। जिस पर फिर आओशियांग भी कहता है कि लगता है कि डुगु ब्रदर यहाँ पर अब एक और नई एडवेंचर को शुरू करना चाहता है। अगर वो जाना चाहता है तो फिर हम लोग उसे नहीं रोकेंगे। ये कहकर वो लोग उसे गुड बाय कहते हैं, जिसके बाद फिर सब लोग एक दूसरे को बाय बाय कहते हुए एक दूसरे से कहते हैं कि हमें भी अब जाना ही होगा। और फिर जियांग वानशिन कहता है मुझे भी वापस अपने घर जाना है क्योंकि मैं काफी टाइम से बाहर हूँ। उम्मीद है कि हम लोग दोबारा फिर कभी जरूर मिलेंगे। और इस तरह फिर ये जियांग कहता है कि अगर हम लोग फिर कभी मिले तो फिर हम लोग एक दूसरे के साथ सोर्ड कंपटीशन जरूर करेंगे और उस वाइन कप की सोर्डमैनशिप को भी जरूर चेक करेंगे। तो सोर्ड कंपटीशन का सुनते ही वो सब लोग एक जगह रुक जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम लोग सोर्ड कंपटीशन करना चाहते हो? और ज़ाओ युन कहता है कि सोर्ड कंपटीशन के लिए फिर वेट किस चीज का? हमें आज के जैसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। चलो तो फिर आज हम लोग यहीं पे ही अपनी सोर्डमैनशिप एक दूसरे को शो करते हैं। ये सुनकर वो लोग एक दूसरे से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और ये फैमिली के दोनों वॉरियर्स भी आगे आ जाते हैं। यहाँ पर ज़ाओ युन जाते साथ ही ये फैन पर हमला कर देता है। अगले सीन में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है। वो लोग कह रहे होते हैं कि क्या तुम लोगों ने सुना है कि 6 वॉरियर्स ने एम्परर चेंग के साथ फाइट की थी? तो दूसरा वॉरियर कहता है कि हाँ, मुझे भी पता चला है। एम्परर ज़ेंग की डाओ बॉडी वो खुद से वहां पर अपीयर हुई। मगर तीसरा वॉरियर कहता है हाँ, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बॉडी थी, मगर उसके बावजूद भी उन 6 लोगों ने एक साथ मिलकर उस बॉडी को हरा दिया था। हमारे आज की जनरेशन के हीरोज तो सच में लाजवाब हैं। मगर फिर वो पहले वाला बंदा कहता है कि उन लोगों ने तो एम्परर को हरा दिया, मगर उसके बावजूद भी 6 के 6 लोग आपस में सेटिस्फाइड नहीं हुए। इसीलिए उन लोगों ने फिर एक साथ ही कंपटीशन शुरू करते हुए एक दूसरे के साथ अपने सोर्ड स्किल्स शेयर किए थे। ये सुनकर वो दूसरा वाला बंदा कहता है आखिर ऐसा क्यों? तो फिर वो पहले वाला बंदा कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो सारे के सारे सोर्ड जीनियस वॉरियर्स हैं और उन लोगों में एक वॉरियर तो ऐसा है कि जो उन सबसे ज्यादा ताकतवर है और उसकी वजह से ही शायद वहां पर ये लड़ाई हुई होगी। और मुझे पूरा यकीन है कि वो सोर्ड वॉरियर कोई और नहीं बल्कि डुगु क्यूबाई होगा और बहुत जल्द वो सोर्ड वॉरियर्स की लिस्ट में नंबर 1 पर आने वाला है। ये सुनकर वो दोनों ही वॉरियर्स हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या डुगु क्यूबाई वो नंबर 1 लिस्ट पे आने वाला है? तो वो पहले वाला कहता है कि हाँ, ऐसा ही है। इतना कहने की देर थी कि अचानक से फिर वहां पर एक और वॉरियर अपीयर होता है और वो कहता है क्या कहा तुम लोगों ने? जरा फिर से उसका नाम लेना। तो वो पहले वाला बंदा कहता है डुगु फैमिली का डुगु क्यूबाई। ये सुनकर वो बंदा कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है, ऐसा कोई वॉरियर डुगु फैमिली में है ही नहीं। ये सुनते ही वो बंदा फौरन से उसके मुंह पे हाथ रखते हुए कहता है कि तुम पागल हो गए हो, ऐसी बातें मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे मुंह से कोई उल्टा सीधा लफ्ज निकल जाए और फिर तुम मुसीबत में पड़ जाओ। क्योंकि आज से कुछ दिन पहले बाई फैमिली ने भी उस डुगु फैमिली के साथ पंगा लिया था और उस डुगु फैमिली ने पूरी बाई फैमिली को ही खत्म कर दिया। तुम यहाँ पर कुछ भी कहना चाहो तो कह सकते हो, चाहे तो तुम हमारे जैसे वॉरियर को गाली भी दोगे तो कोई मसला नहीं होगा, मगर डुगु फैमिली के डुगु क्यूबाई को कुछ मत। ये सुनते ही डुगु फैमिली का वो वॉरियर कहता है चलो दूर हटो मुझसे, तुम लोग पागल हो गए हो। मैं डुगु फैमिली का एक यंग मास्टर हूँ, मेरा नाम डुगु बाइटियान है। मगर वो लोग कहते हैं कि नहीं, तुम डुगु फैमिली के मेंबर नहीं हो। जिस पर डुगु बाइटियान कहता है कि हाँ मैं हूँ, मगर वो लोग कहते हैं कि ये सुनते ही वो वॉरियर गुस्से में अपनी सोर्ड बाहर निकाल लेता है और कहता है कि तुम लोग अभी भी मुझे डुगु बाइटियान नहीं मान रहे। मगर वो वॉरियर्स कहते हैं कि अगर तुम वाकई में डुगु फैमिली के वॉरियर बनने का नाटक करना चाहते हो तो कोई मसला नहीं, मगर थोड़ा सा नाम तो अच्छा सा चुन लेते। और फिर वहाँ पे दूसरा वॉरियर कहता है कि जरा सोच कर देखो, तुम्हारा नाम सुनकर ही लोग तुम्हारे ऊपर हंसने लगेंगे कि शायद डुगु फैमिली वो बहुत ही कमजोर है। ऊपर से जरा डुगु क्यूबाई का नाम सुनो, उसका नाम सुनकर ही पता चलता है कि ये कोई बंदा खतरनाक बंदा होगा। तुम्हारा तो नाम सुनकर ही लोग हंसना शुरू कर देंगे। बेहतर यही है कि अपना कोई अच्छा सा नाम चुन लो, वरना तुम डुगु फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दो। क्योंकि हम लोगों ने आज से पहले डुगु फैमिली के जितने वॉरियर्स का नाम सुना है वो सारे के सारे बहुत ही हाई ग्रेड के वॉरियर्स हैं और उनके पास इनविंसिबल पावर है।
और डुगु क्यूबाई बिल्कुल अपनी डुगु फैमिली के ही जिसे अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं हरा पाया। एक वॉरियर का नाम ऐसा ही होना चाहिए जैसा डुगु क्यूबाई का है। सुनकर वो वॉरियर अपनी बॉडी से एक जोरदार एनर्जी और रिलीज करते हुए कहता है कि तुम लोग अपनी बकवास बंद करो। तुम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ मेरा मजाक उड़ाने के लिए ये सारी हरकतें की है ना, पर मैं तुम्हें अब अच्छा सा सबक सिखाने वाला हूँ ताकि आइंदा तुम लोग कभी किसी का मजाक ना उड़ाओ। ये कहने की ही देर थी कि वो अपनी सोड निकालता है और ऊपर से एक पर्पल एनर्जी आकर गिरती है जो कि उस वॉरियर को वहां से उठाकर दूर फेंक देती है। ये देखकर वो वॉरियर्स भी थोड़ा सा खुश हो जाते हैं और उनकी जान में जान आती है और वो लोग कहते हैं कि इस माउंटेन पर तुम कुछ भी कहना चाहो कह सकते हो, मगर कभी भी लड़ाई की बात मत करना। हम देखते हैं डुगु बाइटियान वो जोर से जाकर एक जगह गिरता है जिससे उसे काफी तकलीफ होती है, मगर ये तकलीफ नीचे गिरने की नहीं थी बल्कि उस बेइज्जती की थी जो ऊपर उन लोगों ने की थी। मगर उसे डुगु क्यूबाई पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है कि आखिर ये डुगु क्यूबाई है कहाँ। अगले सीन में हम लोग दोबारा से जाओ युन को देखते हैं जो कि जियांगी फैमिली के ली जेंग से मिलने के लिए जाता है और वहां पर जियांगी फैमिली का यंग मास्टर उसे अपने पैलेस में अंदर भेजता है। तो जैसे ही जाओ युन पैलेस के अंदर एंटर होता है उसे नजर आता है कि ली जेंग वो सामने बैठा हुआ है और वो अचानक से एक इल्यूजन क्रिएट करता है जिसकी वजह से जाओ युन उसके इल्यूजन में जाते ही एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि उसके आसपास की जगह बिल्कुल चेंज हो चुकी है और उसके सामने एक सोड मौजूद है। वो सोड जाओ युन की उसी लाइटनिंग सोड जैसी ही होती है, मगर उसे देखकर जाओ युन कहता है कि ये ली जेंग स्वॉर्डमैनशिप है। और फिर देखते ही देखते वो सोड अपने आसपास का ऑरा एक जगह इकट्ठा करते हुए उससे एक जोरदार एनर्जी रिलीज करती है और जाओ युन उस सोड की इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए उसे समझना शुरू कर देता है। उसे पता चलता है कि इस सोड के अंदर डिस्ट्रक्शन पावर मौजूद है। वो देखता है कि वहां पे उसके आसपास माहौल बिल्कुल चेंज होता जा रहा है और फिर एक पोर्टल ओपन होता है। ये देखकर जाओ युन कहता है कि अच्छा, तो अब समझ में आया कि ली जेंग डाओ स्वॉर्डमैनशिप का ये सीक्रेट है। मुझे मालूम नहीं था कि ये सोड पाथ मुझे इतना आसानी से अचीव करना पड़ेगा। मुझे बस इसकी ये मिस्टीरियस पावर समझनी है जिसके बाद मैं इसे आसानी से रियलाइज कर सकता हूँ, जिसके बाद मैं खुद से अपने सोड पाथ को अनलॉक कर सकता हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जैसे ही इल्यूजन से बाहर आता है तो एम्परर ली जेंग उससे कहता है कि उम्मीद है कि डुगु क्यूबाई को वो सब कुछ मिल गया होगा जो वो अचीव करना चाहता था। तो जाओ युन कहता है कि आपकी गाइडेंस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर एम्परर ली जेंग कहता है कि तुमने 30 स्वॉर्डमैनशिप प्रैक्टिस की है, क्या तुम्हें वो दो स्वॉर्ड स्किल्स मिल गए जो कि तुम्हें 7 कलर स्वॉर्ड को हासिल करने के लिए चाहिए थे। ये सुनकर जाओ युन थोड़ा सा शर्माने लगता है, उसे थोड़ी सी शर्मिंदगी हो रही थी, मगर वो कहता है कि मैं उन्हें अभी अचीव नहीं कर पाया हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं उन स्वॉर्ड स्किल्स को कैसे अचीव कर सकता हूँ? एम्परर ली जेंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें उसके बारे में बता सकता हूँ, मगर उससे पहले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। तुम्हें एक इंपीरियल सोल्जर को हराना होगा और उसे मेरे पास लाना होगा। मगर जाओ युन कहता है कि सीनियर, क्या आप जिंगली जियांडियान की फेवर भूल गए हैं? मगर खैर वो एक छोटी सी हेल्प थी, मगर उसके बावजूद भी मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ। तो एम्परर भी कहता है कि ठीक है, हमारे बीच बिल्कुल बराबरी की डील होगी। और जहाँ तक बात थंडर सोर्ड की है तो मैं तुम्हें उसके लिए एक और फेवर दे रहा हूँ। ये सुनकर जाओ युन कहता है कि क्या एक और फेवर? तो फिर एम्परर कहता है क्यों, क्या तुम्हें इसमें कोई ऑब्जेक्शन है? तो जाओ युन हड़बड़ाते हुए कहता है कि नहीं, मुझे क्या ऑब्जेक्शन होगी। तो फिर एम्परर उसे बताता है कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी उन 2 मिसिंग स्वॉर्डमैनशिप्स के बारे में बताता हूँ। जिस पर जाओ युन कहता है कि हाँ प्लीज मुझे बताइए। तो एम्परर बताता है कि तुम्हें सबसे पहले यूवी स्पेस स्वॉर्डमैनशिप को सीखना होगा, उसके बाद तुम्हें कर्स ऑफ टाइम को सीखना होगा। यानी कि तुम्हारे पास जो 2 स्वॉर्डमैनशिप्स मिसिंग है वो दोनों टाइम एंड स्पेस स्वॉर्डमैनशिप्स हैं। तो जाओ युन कहता है प्लीज सीनियर मुझे बताइए कि मैं उन्हें कहां अचीव कर सकता हूं। तो फिर एम्परर उसे कहता है कि जहां तक बात स्पेस स्वॉर्डमैनशिप की है तो वो तो तुम्हें डुगु फैमिली के पास ही मिलेगी, यानी कि वो तुम्हारे पास ऑलरेडी होनी चाहिए क्योंकि तुम डुगु फैमिली के मेंबर हो। ये सुनते ही जाओ युन को भी एक झटका सा लगता है, मगर वो बहाना बना देता है और कहता है कि मैं स्वॉर्डमैनशिप सीखने में इतना अच्छा नहीं हूँ, ना ही कोई मेरे पास ऐसा मास्टर है जो मुझे वो स्वॉर्डमैनशिप सिखा सके। यही वजह है कि मैं आज तक वो स्पेस स्वॉर्डमैनशिप नहीं सीख पाया। प्लीज क्या आप मेरी इसमें कोई हेल्प कर सकते हैं? तो वो ओल्ड मैन कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें जो बताना था मैंने वो तुम्हें बता दिया है, इसलिए अब अपना एग्रीमेंट याद रखना। तो जाओ युन कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं जाता हूं, मगर जाने से पहले आपसे एक जरूरी बात कहना चाहूंगा कि आपको उस 7 कलर सोड के पास एक मर्तबा जाना चाहिए क्योंकि 7 कलर सोड आपको कुछ बताना चाहती है। ये सुनकर एम्परर कहता है कि क्या
उसने क्या कहना है। तो फिर जाओयुन कहता है कि वो सोच कह रही थी कि वो कमीना ली जेंग दोबारा वापस लौट कर क्यों नहीं आया। ये सुनते ही एम्परर जाओयुन को एक जोर से पंच मारते हुए उठाकर दूर फेंक देता है, जिस पर बाहर खड़ा हुआ यंग मास्टर कहता है कि अरे ये क्या, लगता है कि एम्परर ने जाओयुन पर हाथ उठाया है। वो तो एक क्वासी एम्परर है, आखिर डुगु क्यूबाई ने ऐसा क्या कह दिया कि उनको इतना गुस्सा आ गया। अगले सीन में हमें वानजियान विला का सीन दिखाया जाता है, जहां पर डुगु बाइटियान आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि डुगु क्यूबाई बाहर आ जाओ। मगर वानजियान विला का वो यंग मास्टर जो कि आओशियांग है, वो कहता है कि सुनो ब्रदर, डुगु क्यूबाई मौजूद नहीं है, तुम बिला वजह में ही चिल्ला चिल्ला कर अपने गले की एनर्जी जाया कर, तुम्हें आखिर उससे काम क्या है। तो फिर बाइटियान कहता है कि वो लड़का एक फ्रॉडिया है, उसने खुद को डुगु क्यूबाई कहकर हमारी फैमिली की इंसल्ट की है, वो हमारी डुगु फैमिली का मेंबर है ही नहीं। ये सुनते ही आओशियांग फौरन से उसके मुंह पे हाथ रखता है और कहता है कि बेटा जरा संभल के बात करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें लेने के देने पड़ जाए। मगर बाइटियान कहता है कि तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं आ रहा। ठीक है, तो फिर उसे बुलाओ, मैं उसे सबके सामने एक्सपोज करूंगा। मगर आओशियांग कहता है कि तुमसे पहले भी बाई फैमिली ने उसे ऑफेंड कर दिया था और फिर जाओयुन ने उस फैमिली को बिना टिकट के ही ऊपर पहुंचा दिया। मगर वो वॉरियर कहता है कि अगर उसमें हिम्मत है तो फिर जरा मेरे सामने तो आकर दिखाए, उसे एक्सपोज करने में मुझे 1 मिनट से भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मगर आओशियांग कहता है कि सुनो ब्रदर, तुम किसी को कुछ भी कहना चाहो कह लो, मगर डुगु बाइटियान से पंगा मत लो। ये कहने की ही देर थी कि वो वॉरियर अपना जेट टोकन दिखा देता है और कहता है कि देख लो, मैं डुगु फैमिली का एक यंग मास्टर हूँ, ये मेरा आइडेंटिटी टोकन भी मौजूद है। इतना कहने की ही देर थी कि जाओयुन पीछे से आते हुए कहता है कि मेरे भाई तुम आ ही गए। ये कहते हुए जाओयुन उसे फौरन से गले लगा लेता है और वहां पे मौजूद लोग ये देखते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम लोगों ने सुना, जाओयुन ने उस लड़के को अपना भाई कहा है। और फिर दूसरा बंदा कहता है कि मैंने जरा गौर से सुना है, उसने डुगु बाइटियान को अपना बिग ब्रदर कहा है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।